हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS विदुषी सिंह की आंसर कॉपी का रिव्यू। और ये है इनकी आंसर कॉपी का रिव्यू जो कि इन्होंने विज़न IAS पर आकर दी थी, ठीक है। और हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छी रैंक मिल सके और अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। और इनकी रैंक जो आई है यूपीएससी के अंदर वो आई है AIR 13, मतलब ऑल इंडिया रैंक 13। सो स्टार्ट करते हैं। ये इनकी है GS1 का टेस्ट, मतलब जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ जनरल स्टडीज़ पेपर 1, है ना, पेपर टाइटल है एक तरीके से। तो द आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फ्री फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस बोथ एस्थेटिकली एंड फंक्शनली। सो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। एंड ये कह रहा है कि फ्री फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस बोथ एस्थेटिकली एंड फंक्शनली एनालाइज। तो यार देखो, मेरी एक बात सुनो, अगर आप लोग शक्ति यूपीएससी के रेगुलर फॉलोवर हो तो आपको एक बात पता होगी कि मैं अपने हर वीडियो में एक बात कॉमन कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें ना यार, तो क्वेश्चन के में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, मतलब जिसके अराउंड आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन की जो मेन थीम है, या किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, या फिर किसी कोट के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, तो उसमें क्या करना है, आपको उसको अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन क्यों करना है? क्योंकि अब इससे क्या हो गया, आपके अपने आंसर की आपको बाउंड्री मिल गई। अब आपको अपने आंसर्स को बस इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड इवॉल्व कराना है, रिवॉल्व कराना है, ठीक है। और इससे हमको कहीं भी भटकना नहीं है। अगर आपने ये पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप समझाते चले जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अंडरलाइन किया हमने, और इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया। अब इंट्रोड्यूस क्या करना है, जो इसकी मेन थीम है। जैसे यहाँ पे मेन थीम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज्ड 100 ईयर्स एगो, ठीक है, on the banks of river Indus and its tributaries, one of the largest civilization of its time. It was characterized as a secular civilization, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ये क्या है, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, इसका किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है ये आपने समझा, मतलब जो भी मेन थीम है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और सेक्युलर सिविलाइजेशन, अब IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्री फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस आर्ट, ये हमने हेडिंग बनाई, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अच्छा देखो, कोई भी आप हेडिंग बनाओ ना यार आंसर्स के अंदर, यूपीएससी के आंसर्स के अंदर, तो उसको आप जरूर से बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे ना यार, तो उससे यार अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, जो कि आपकी कॉपी का एवेल्युएट करने वाला है, जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला है जो बंदा, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, ये हमने हेडिंग की बनाई। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम हेडिंग क्या बनाएं, कैसे लिखें। यूपीएससी आंसर राइटिंग को एक तरीके से हुआ बना के रखा है, एक तो ये मार्केट में, ठीक है। तो इस मिथ को हम तोड़ते हैं। क्वेश्चन ही आपको बताएगा हमेशा कि आपको हेडिंग किस चीज़ की बनानी है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है फ्री फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, वाई शुड गो एनीवेयर, ठीक है। ये देखो ना, ये हेडिंग हमने सेम यहाँ पे छाप दी। अब हमको ऐसा क्यों लगता है, इसके हमने पॉइंट्स दे दिए 1 2 3 4 करके। अब जैसे यहाँ पे क्या पूछा था, एस्थेटिकली एंड फंक्शनली फ्री फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहला है एस्थेटिकली। आर्किटेक्चर, IVC's आर्किटेक्चर वाज लार्जली डिवाइड ऑफ रिलीजियस ओवर स्टोन्स, ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर, डांसिंग गर्ल बियर्ड प्रेस्ड इन ब्रोंज स्टेट लिस्ट सो द एक्विसाइट स्किल ऑफ एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। अब फंक्शनली के हमको लगता है आर्किटेक्चर और ऐसे स्कल्पचर हमने बताया, और फिर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। हाउ एवर, मतलब यार देखो, यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग में आपसे यूपीएससी की डिमांड क्या है कि आप एक एनालिटिकल अप्रोच दें। एनालिटिकल अप्रोच मतलब कॉलेज के आंसर का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम का आपको आंसर का जो डिफरेंस है ना वो साफ दिखना चाहिए यार। ओनली देन दैट आंसर विल बी अ गुड आंसर, ठीक है। ओनली देन दैट आंसर विल बी कंसिडर्ड एज गुड वन इफ़ यू आर एबल टू मेक अ noticeable difference in both these answers. Like in this particular answer we have tried to we have tried to represent these things. भीमबेटका, बागा, अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में भी बताया गया है ना। लखुदियार, ये क्यों बनाए, केव पेंटिंग्स यार। अजंता एंड एलोरा के बारे में तो यार आप लोग शायद जीके की बुक्स में 6th से 7th क्लास से पढ़ने लगते हो, ठीक है।
अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो मैप बनाया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, एक काम आप करना, आप लोग इस कॉपी को देख के डिमोटिवेट मत होना। क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत लोग क्या करेंगे, इस कॉपी को देखेंगे और वो ये सोचेंगे, अच्छा अरे यार इतने तो इतनी अच्छी राइटिंग में ऐसा लिखा है, हम तो लिखते हैं तो हमारी तो राइटिंग एकदम ख़राब ख़राब आती है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो कॉपी है ना, इन्होंने ऑनलाइन दी है। ऑनलाइन मतलब घर पे बैठ के दी है। इनके पास वो प्रेशर था नहीं इनके ऊपर, और इसीलिए आप ये देखें मैप बना दिया। अगर ये एग्ज़ाम मतलब अगर ये ऑफलाइन जाके भी ये टेस्ट देती ना, तो ये नहीं कर पाती। क्या वाइटनर, इनसे गलती हुई, इन्होंने वाइटनर चला दिया। ये आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे मौका नहीं होगा यार, इतना टाइम ही नहीं होगा, और एक तो प्रेशर इतना होगा कि आप कर ही नहीं सकते ये काम उधर। ठीक है, तो मतलब इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस आपको इस कॉपी से इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको आ जाए। ठीक है, और आंसर तो यार आपके मतलब आपको आता है या नहीं आता वो आप पर डिपेंड करता है, आपने जो साल भर जो हार्ड वर्क किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सेड लाइट ऑन द यूज ऑफ सिम्बल्स एंड symbolic लैंग्वेज बाय महात्मा गांधी फॉर सच इंटीग्रेटिंग द masses into the national movement as against social media evils. ठीक है, so this question is talking about the use of symbols and symbolical language. महात्मा गांधी has been taken as the main theme in this particular question. ठीक है, अब महात्मा गांधी के रिवॉल्व ही ये जो है क्वेश्चन जो है रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी लेड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट आफ्टर हिज अराइवल इन इंडिया in 1950. In his experience in South Africa, he learned the importance of connecting with masses. Symbols and symbolic language used by महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से, जैसे हरिजन इन्होंने यूज़ किया कि जो लोअर कास्ट लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, बैकवर्ड क्लास के, उनको इन्होंने हरिजन किया। हरिजन मतलब भगवान के लोग, हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, मतलब भगवान के लोग। ठीक है, अब गांधी जी इस टैलिस्मैन, यार ये ना आपने इंग्लिश के कई सारे बुक्स में पढ़ा होगा, और आपका होमवर्क ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है कि गांधी जी टैलिस्मैन, ये जो वर्ड है टैलिस्मैन, इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, चरखा, चरखा इन्होंने यूज़ किया। साल्ट इन्होंने यूज़ किया। सत्याग्रह किया इन्होंने। सर्वोदय। सिम्बॉलिक और सिम्बॉलिक लैंग्वेज मतलब हमने बताया जो गांधी जी ने यूज़ किया। ठीक है, अब these symbols and symbolic language were important tools that aided the mass participation. ठीक है, अब क्या किया हमने, इंटीग्रेटिंग द मीन्स इन INM, ये हमने हेडिंग बनाई कहाँ से, क्वेश्चन से। इंटीग्रेटिंग द मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने क्या बोल दिया शॉर्ट में यहाँ पे, INM। ठीक है, अब गांधी जी wore plain khadi clothing to connect with the poor people in India. Charkha was an important symbol to demonstrate the power of Swadeshi and Indian. ठीक है, अब साल्ट, गांधी जी यूज्ड साल्ट एज द सिंबल टू किक स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थ्रू। अब देखो साल्ट का इन्होंने यार दांडी मार्च के टाइम पे यूज़ किया था। इन्होंने कानून तोड़ा था, जो लॉ था कि आप नमक नहीं बना सकते, इंडियंस जो है नमक नहीं बना सकते, तो ये इन्होंने ये वाला लॉ तोड़ दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। हमारे साथ चैनल को सपोर्ट लगातार करते रहें।